11 नवंबर 2003 एक लड़की का जन्म होता है उत्तराखंड के पौड़ी जिलों के छोटे से गांव डोबसीकोट में, जिसका नाम अंकिता भंडारी रखा जाता है। वह एक बड़ी ही अच्छी छात्रा थी। उसने 2021 में लॉकडाउन के दौरान 12th पास की 88% के साथ। उसका हमेशा से एक सपना रहा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का, जो कि उसने एडमिशन लिया श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट उत्तराखंड में। और उसकी उस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन चली क्योंकि लॉकडाउन था। 3 महीने करीब ऑनलाइन क्लास लेने के बाद फाइनली उनके कॉलेज खुलते हैं और वह कॉलेज चली जाती है। उसी दौरान उसके पिताजी की नौकरी छूट जाती है, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, सबकी नौकरी छूट रही थी, तो उनके पिताजी की भी छूट जाती है। उसी दौरान उसे अपने कॉलेज की फीस भरनी होती है, कुछ 40-45 हज़ार। ठीक है, लेकिन जैसे कि पिताजी की नौकरी छूट गई, वह एक अकेले कमाने वाले थे उनके घर में, तो वह वो फीस ना भर पाने के कारण 2022 मार्च में अपना कॉलेज छोड़ देती हैं और घर पर रहती हैं। उसी दौरान 2021 में उनके एक करीबी दोस्त बन चुके इंस्टाग्राम से पुष्पदीप, जो कि जम्मू के रहने वाले थे, उनसे अच्छी बातचीत होने लगी थी। उन्होंने कहा कि पुष्पदीप, मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ दो ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं और अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रख सकूं। तो कुछ दिन पुष्पदीप इधर उधर नौकरी ढूंढता है और बाद में उसे OLX पर एक विज्ञापन दिखता है, जो कि था ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट वनंतरा, जिसके मालिक थे पुलकित आर्या, जिनके पिताजी विनोद आर्या बीजेपी के एक मंत्री रह चुके। वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल से घिरे हुए क्षेत्र में था। वैसे भी जो भी ऋषिकेश जाता है वह ऐसे ही रिजॉर्ट ढूंढता है जहाँ पे उन्हें थोड़ी शांति मिले, जहाँ पे शहर का शोर शराबा ना आए। पुष्पदीप यह विज्ञापन देखता है और उस पर पढ़ता है कि उन्हें एक लाइन होती है कि जो भी नौकरी के लिए अप्लाई करे वो उसके लिए राजी हो कि 24 घंटे वो उसी रिजॉर्ट में रहे। इस लाइन का मतलब ना पुष्पदीप समझ पाया ना ही अंकिता, कि वह उन्हें ये लगा कि इसीलिए वह चाहते हैं क्योंकि वो जंगल में है, आउट एरिया में है, रोज कौन ट्रैवल कर पाएगा, तो वो चाहते हैं कि वो लड़की हमेशा वहीं रहे नौकरी के लिए। ठीक है, उसे वो नौकरी के लिए हाँ बोल देती है। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है अंकिता का पुलकित के साथ, और उनके पिताजी अंकिता के 28 अगस्त को अंकिता को वहाँ छोड़ आते हैं। 1 सितंबर की सुबह अंकिता वहाँ ज्वाइनिंग कर लेती है और उनका पहला दिन होता है। उस दिन कुछ लोग पार्टी करने आए हुए थे, तो जो कि नॉर्मल है क्योंकि वहाँ एक मंत्री का रिजॉर्ट था। काफ़ी मंत्री, काफ़ी लोग वहाँ पर पार्टी और काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस के लिए आते रहते थे, VIP लोग। तो पहले दिन ही एक गेस्ट ने अंकिता के साथ बदतमीजी की। उसके लिए पुलकित ने उस गेस्ट को डांटा भी और अंकिता का रूम अपने बगल में शिफ्ट करवा लिया। पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, अब वो पुलकित के बगल वाले कमरे में रहने लगी। कुछ दिन में अंकिता को फिर नीचे ही शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ दिन रिजॉर्ट में सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद 9 सितंबर को पुलकित ने यह कहते हुए कि हमारे पास कमरे कम हैं और गेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उसका कमरा फिर से अपने बगल में शिफ्ट करवा लिया। फिर 10 सितंबर की रात को पुलकित आर्या, होटल मैनेजर सौरव कोभास्कर और होटल स्टाफ अंकित गुप्ता ने अंकिता के कमरे में बैठकर शराब पी और पुलकित आर्या ने हरास करने की कोशिश की अंकिता को। अगले दिन जब यह बात अंकिता फ़ोन करके पुष्प को बता ही रही होती है कि उसके साथ क्या बदसलूकी हुई पिछली रात, तभी वहाँ पर पुलकित आ जाता है और अंकिता के हाथ से जबरन वह फ़ोन खींचकर उसे कहता है ऐसे छोटी छोटी बातें पुष्प को बताना ज़रूरी नहीं है, और अंकिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर आयुष, जो कि इलेक्ट्रीशियन का काम कर चुका था उस रिजॉर्ट में, उसको उसी दिन वह मैसेज करती अंकिता, आयुष एक हेल्प करेगा क्या, मेरे लिए एक नौकरी ढूंढ दे। ठीक है, लेकिन उस ऐसा देखते हुए कि सब जा रहे हैं रिजॉर्ट के और भी स्टाफ्स के साथ, क्योंकि उस रात को बदसलूकी करते वक्त अंकिता ने बहुत अच्छे से सुना दिया था पुलकित को, तो पुलकित ने उस चीज़ का गुस्सा वहाँ के स्टाफ रिंकू पर निकाला। तो काफ़ी स्टाफ्स के साथ बदतमीजी होने के कारण काफ़ी स्टाफ्स छोड़ रहे थे और यहाँ अंकिता भी जा रही थी। तो यह देखते हुए तीनों ने मिलकर अंकिता से माफ़ी मांग ली और अंकिता भी इनके झांसे में फंस गई और उसने आयुष को नई जॉब ढूंढने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद खुद पुष्प अपने दोस्त अक्षत के साथ ऋषिकेश वनंतरा रिजॉर्ट आता है, वहाँ मामला जानने की ऐसा क्या हो रहा है। वह पूरे 2 दिन वहाँ रुकता है। एक दिन वह स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है अपने दोस्त के साथ, वह को एक VIP को देखता है बहुत सारे बाउंसर्स के साथ आते हुए।
लेकिन वह उस समय नहीं समझ पाया कि इस रिजॉर्ट में चल क्या रहा है। ठीक है, सब सही दिखता है। 2 दिन स्थिति को भांपने के बाद पुष्प जम्मू वापस लौट जाता है 16 सितंबर की रात को। वह लौटा ही था कि 17 सितंबर की सुबह अंकिता का फ़ोन आता है रोते हुए। वह कहती है, कल रात को पुलकित मेरे पास आया और कहा एक काम है, करोगी? वह उसके साथ गई तो उसने बताया 19 सितंबर की शाम एक वीआईपी आ रहे हैं और वह कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चाहते हैं और वह 10,000 भी दे रहे हैं। तो अंकिता बोली कि तो मैं क्या करूं, गरीब हूं तो ये करूंगी क्या? तो उसने बोला कि मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम करो, तुम्हारी नज़र में कोई और लड़की हो तो बताना, क्योंकि वह 10,000 दे रहे हैं। वह पुष्प को बताती है, मैं जानती हूँ कि ये सब वह मेरे से ही करवाना चाहते हैं, ये मेरे को नहीं जीने देंगे, ये मेरे को हरास कर रहे हैं। पुष्प उसे कहता है, मैं भी समझ गया हूँ यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम वहाँ से निकल जाओ। उसके बाद वह अपने मम्मी से बात करती है और भाई से। उसी शाम 17 सितंबर की शाम यह आखिरी कॉल थी उसके अपने परिवार के साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह अंकिता और उसके परिवार दोनों को अंदाज़ा भी नहीं था। वह बात करती है और यह भी बताती है कि वह कुछ परेशान है। उसकी मम्मी पूछती हैं बेटा क्या हुआ, लेकिन वह नहीं बताती है क्योंकि वह अपने घर वालों को किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहती। 18 सितंबर को वह पुलकित को बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन 19 सितंबर की दोपहर तक उन दोनों में लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है और वह अपना बैकपैक करने लगती है और उस दिन सोच ही लेती है कि आज तो मैं काम छोड़ ही दूँगी। और वह आयुष को भी कॉल कर देती है कि मुझे दूसरी जगह काम करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो होटल स्टाफ को कॉल करती है कि उसका सामान ऊपर पहुँचा दिया जाए, क्योंकि वह आउटर एरिया में था, ऊपर तक सामान पहुँचाना था। वह स्टाफ बाहर थे तो वह वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था उस टाइम, चंडीकरण। उसको कॉल करते हैं कि जाकर अंकिता का सामान ऊपर पहुँचा दो, हम भी आ ही रहे हैं। चंडीकरण को वो बगल वाले रिजॉर्ट में था, पुलकित गेट पर ही रोक लेता है और बोलता है यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चंडीकरण कुछ बहाना बना के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते ही अंकित उसे बोलता है जाकर मोटर चेक कर लो, जबकि मोटर एकदम सही स्थिति में थी। उसके बाद अंकिता रोती रहती है और तभी अंकित उसके रूम में जाता है। अंकित उसे बहुत डांटता है और समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत ले रही हो। ऐसा बोलते हुए वह उसे अंदर रूम में ले जाता है और पुलकित भी वहीं आ जाता है। दोनों उसके रूम में चले जाते हैं और उसकी थोड़ी देर बाद वह बाहर आते हैं और अंकिता को कहते हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इसी बीच वह पुष्प को फ़ोन करती है और फ़ोन करते हुए बस रोने लगती है, कुछ बता भी नहीं पाती है। बस इतना बोलती है कि पुलकित आया, उसने मेरा मुंह दबाया, बैग खींचा और मेरे को परेशान किया। वह उसके बाद उन दोनों चारों के साथ बाहर जाती है। वह सौरभ भास्कर के पीछे बाइक पे बैठी थी और पुलकित और अंकित एक स्कूटी पे। वह लोग बाहर जाते हैं, बाहर वो लोग कुछ खाते हैं। उसके बाद वो एम्स ऋषिकेश के पास ही एक एरिया में रुकते हैं, जहाँ पर रुककर वह पुष्प को फ़ोन करती है। वह उस समय कुछ नहीं बताती, बस वो नॉर्मल बातें करने लगती है पुष्प से। खाना खाया, क्या कर रहे हो, नॉर्मल, क्योंकि वह तीनों उसके पास ही थे। वो ऐसा कुछ नहीं बता सकती थी। वह बस इतना बोलती है कि मैं कुछ सही नहीं समझ पा रही, पता नहीं क्या होने वाला है, मैं तुम्हें पहुंचकर सब बताती हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि अब वो नहीं पहुंचने वाली। ये उसकी आखिरी कॉल थी पुष्प के साथ। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं और जाते हैं चीला नहर के पास। वहाँ पर एक गार्ड था जो उन्हें रोकता भी है। चीला नहर गांव, जिस गांव में चीला नहर पड़ती है, वहाँ पे एक गार्ड था जो कि उन्हें रोकता है और बोलता है कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को। कुछ रात के 9 बज रहे थे उस समय। वो बोलता है हम इस गाँव जा रहे हैं। उसको लगता है ये लोकल गाँव वाले हैं, तभी इतनी रात को ऐसे गाँव जा रहे हैं। वो उन्हें जाने देता है। उस गार्ड का नाम था आशीष पुरोहित, जिसने बाद में बयान भी दिया कि जब वो आए थे तो 4 थे, जब गए तो 3 थे। तो उसके बाद वह चीला नहर के पास पहुंचते हैं। कुछ बज रहे होते हैं इस समय 10 ऑलमोस्ट। वह पुष्प दोबारा फ़ोन करता है अंकिता को। अंकिता का फ़ोन नहीं लगता है। वह पुलकित को फ़ोन करता है। पुलकित फ़ोन उठाता है। इस टाइम वो चीला नहर के पास ही खड़े थे और अंकिता की हत्या करने वाले थे।
पुष्प उठाता है और बोलता है आप लोग अभी कहाँ हैं। तो वो बोलता है कि हम होटल पर आ चुके हैं और अंकिता अपने कमरे में जा चुकी है, लेकिन यह झूठ था क्योंकि वह चीला नहर के पास थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद वह फिर अंकिता को कॉल करता है। अंकिता का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। उसके 2 सिम थे, वो दूसरे सिम पर कॉल करता है, वो भी स्विच ऑफ होता है। इसी दौरान वह तीनों मिलकर अंकिता को मारते हैं और चीला नहर में फेंक देते हैं। अंकिता की गलती कुछ नहीं थी। पहली गलती कि वो लड़की थी भारत जैसे देश में, दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती, कि वह गरीब थी। जो उसे मार दिया गया बिना किसी गुनाह के, वह तो बस अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी और आगे पढ़ाई करना चाहती थी। इसके बाद वह लोग वापस होटल लौट जाते हैं। कब इस चीज़ों को लेकर सरकार सीरियस होगी? अलग अलग देशों के अलग अलग रूल हैं। कहीं पर गन से मार दिया जाता है, कहीं पर फांसी दे दी जाती है, कहीं पर सर काट दिया जाता है। और भारत में बहुत लड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो जाती है। भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है और इकोनॉमी पे चौथे नंबर पर है, लेकिन क्या फ़ायदा जब वो अपनी बेटियों को ही सलामत नहीं रख पा रहे और एक सही सा इंसाफ नहीं दे पा रहे। उसके बाद वह आके डिनर करते हैं और अंकित उन लोगों को गुमराह करने के लिए शेफ सौरभ से काम लेता है और बोलता है कि तुम रहने दो, मैं आज अंकिता का खाना उसके रूम पर लेके जाऊंगा। जबकि अंकिता है ही नहीं, लेकिन उनको दिखाने के लिए वह उसका खाना ले जाता है। और उसके बाद पुष्पदीप कॉल करता है वहाँ के शेफ को और पूछता है अंकिता कहाँ है, क्योंकि वह बार बार अंकिता को कॉल कर रहा था, वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो बताता है कि अभी अंकित सर आए थे और उनका खाना ले गए। ठीक है, वह फिर अंकिता का फ़ोन ट्राई करता रहता है। पुष्पदीप पूरी रात बार बार अंकिता को दोनों नंबर पर कॉल करता रहता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाते। वह उसके बाद पुलकित को फ़ोन करता है, अब पुलकित भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। वह सो जाता है, यह सोचकर शायद आ ही गई होगी और सो गई होगी। वह सुबह फिर कॉल करता है, नहीं उठाता। पुलकित को कॉल करता है, वो भी नहीं उठाता। वेबसाइट से सुबह वह फिर अंकित का नंबर निकालता है और कॉल करता है, लेकिन अंकित के नंबर पर कॉल करने पर फ़ोन उठाते हैं पुलकित जी। पुलकित उठाते ही बोलता है कि मैं तो सुबह 5 बजे ही जिम चला गया था और जब वापस आया तो स्टाफ ने बताया जब वह गए तो अंकिता अपने कमरे पे नहीं थी। कहीं तुम दोनों मिलकर तो कोई खेल नहीं रच रहे हो मेरे लिए, कुछ सिनेरियो क्रिएट करते हैं। लेकिन कितना बेशर्म था वो आदमी कि खुद उसकी हत्या कर कर उसके दोस्त पर वह चढ़ रहा था। उसके बाद पुष्पदीप अंकिता के भाई को फ़ोन करके बताता है कि अंकिता मिसिंग है। उसी रात उसके पापा जाते हैं और पौड़ी ज़िले के पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पौड़ी थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और बोला जाता है कि ये रिजॉर्ट मुनि की रेती थाने के अंदर आता है। वह मुनि की रेती जाते हैं तो वहाँ वो उन्हें बोला जाता है कि आपको ऋषिकेश थाने जाना चाहिए, जहाँ पर आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। वह ऋषिकेश थाने जाते हैं, वहाँ भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और बोलते हैं कि लक्ष्मण झूला थाने आपको जाना चाहिए, वहाँ आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। वह वहाँ भी जाते हैं। इस समय तक आधी रात हो चुकी है। लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट लिखी तो जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उन्हें बोला जाता है कि आपको रेवेन्यू पुलिस के पास जाना चाहिए। इस समय आपको रेवेन्यू पुलिस के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों के कुछ क्षेत्रों में पुलिस का पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। यह कुछ ज़िले हैं जहां पर वह नहीं पहुंच पाते, तो वहां रेवेन्यू पुलिस काम करती है और यह काम ब्रिटिश के काल से ही चलता आ रहा है कि जहां पुलिस की पहुंच नहीं है वहां यह काम होता है। वह जाते हैं रेवेन्यू पुलिस के पास और रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। वहाँ उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया जाता है कि आपको कंडखाल कोतवाल थाने जाना चाहिए। ठीक है, जब अंकिता के पिता कंडखाल चौकी पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है पुलकित ने पहले ही रिपोर्ट लिखवा दी है कि अंकिता मिसिंग है। वह उनके होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, कुछ दिनों से तनाव में थी, आज सुबह वह गायब है और उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया जाता है। जबकि पुलकित की रिपोर्ट में और उनके पिता की रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि वह कह रहा है कि वह तनाव में थी, वह इसीलिए गायब हो गई, और यहाँ उनका शक खुद उनके मालिक पर, पुलकित आर्य और दोनों तीनों पर था, लेकिन उनकी लिखने से मना कर दी जाती है। वैभव प्रताप उस टाइम वहाँ पे पोस्टेड थे। ठीक है, उनकी रिपोर्ट काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद लिखी भी जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने वाले थे।
उसके बाद वह वहाँ से वापस आते हैं। थोड़े दिन इंतज़ार करते हैं एक दिन कि कुछ होगा, लेकिन वह कुछ नहीं होता हुआ देख वापस से चौकी जाते हैं। तब तक वह प्रताप जी छुट्टी ले चुके थे। अब वहाँ पोस्टेड थे विवेक कुमार। वह बाहर 2.5 घंटा वेट करते हैं विवेक कुमार से मिलने के लिए, क्योंकि अंदर पहले ही पुलकित आर्य, विनोद आर्य, उनकी वाइफ पुलकित जी की स्वाति, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता बैठकर अंदर बात कर रहे थे ऑफिसर से। वह बात कर रहे 2.5 घंटा भी ये बाहर। वह जब जाते हैं तब वह अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी रिपोर्ट लिखी गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। रिपोर्ट पहले से ही दर्ज है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन उनको दिखाने के लिए वह उनके साथ जाते हैं रिजॉर्ट पर और पुलकित को बोलते हैं हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस देखनी है। और वह देखते हैं वहाँ हर सीसीटीवी की तारें कटी हुई हैं। और इस चीज़ का दोष भी पुलकित अंकिता पे डाल देता है कि अंकिता ही ये सारे काम देखती थी और शायद उन्हें अपने कुछ ऐसे काम करने पड़े हों जिसके लिए उन्होंने ये सारे कैमरे खराब कर दिए। कैसा आदमी था जो खुद बेशर्मी से उसकी हत्या करके उस पर ही सारे इल्ज़ाम डाला जा रहा है। फिर अगले दिन काफ़ी काम करने के बाद, बहुत बार डीएम को कॉल जाने के बाद उनका केस कोतवाल थाने से रेगुलर पुलिस को किया जाता है ट्रांसफ़र। इसके बाद पब्लिक में ये केस फैल जाती है और उसके लिए प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक्शन लेते हुए स्टाफ की गवाही पर, वहाँ रोड की फुटेज पर तीनों को 22-23 सितंबर की रात को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद बात यह थी कि अंकिता की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। तीनों से पूछताछ करने पर वह उन्हें बताते हैं कि हम उसे लेकर गए थे, वो चीला नहर में खुद ही को दी। वापस 30 सितंबर को एक मिशन चलाया जाता है चीला नहर में उसको ढूंढने के लिए, लेकिन पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी बॉडी नहीं मिलती है। अगले दिन फिर से पानी को बंद करवाने के बाद, जिससे फ्लो कम हो, वह फिर मिशन चालू होता है और इस बार एक महिला की बॉडी मिलती है जो कि कोई और नहीं अंकिता भंडारी की बॉडी थी। उसको पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें होता है कि ये सारी चोटें जितनी भी अंकिता के शरीर पर थी ये सब एंटीमॉर्टम, यानी कि मरने से पहले किसी ने मारी है, ना कि वह उनके गिरने से हुई है। और उनकी मौत एस्फेक्सिया मतलब पानी में डूबने के बाद सांस ना लेने के कारण हुई है। उसके बाद खुद चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी कॉल करते हैं उनके पिता को और बोलते हैं कि जल्दी से क्रिमिनेशन कर लीजिए बॉडी का। और काफ़ी लोग फोर्स करते हैं, पुलिस भी, कि इसका क्रिमिनेशन, अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी किया जाए। और इसी दौरान रेणु बिष्ट, एक बीजेपी की एमएलए, उस होटल पर बुलडोजर चलवा देती हैं, क्योंकि वो एक क्राइम सीन था वो रिजॉर्ट। वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलनी थी, काफ़ी सारे सबूत लेने बाकी थे। ये भी पता चलना था कि वो वीआईपी कौन थे जिनके लिए इतना बड़ा ड्रामा हो गया। लेकिन चालबाज तो सब हैं। वहाँ बुलडोजर चला दिया गया, अंकिता के कमरे को तो पूरा ही तोड़ दिया गया। उसके बाद अंकिता की माँ अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उनके पापा पर प्रेशर बनाकर। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साबित पूरी तरह तो नहीं हो पाया कि उनके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, लेकिन यह पूरा तरह से मना भी नहीं किया जाता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही सालों पहले हाई कोर्ट में ये कहा गया कि ये मतलब नहीं है कि अगर लड़की के प्राइवेट एरियाज पे अगर चोट नहीं है तो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम उसे पक्का भी नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज़ को पुलिस ने अंधाधुंध करते हुए बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चोटें तो एंटीमॉर्टम है, मारी ही गई हैं और हरास तो वो थी ही। उसके बाद खुद पुष्पदीप आगे आते हैं और सारी चैट्स अपनी दिखाते हैं कि वह कैसे हरास्ट की गई, उन्हें वो बता रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग्स भी बाहर आती हैं। यह केस चलता है 3 साल तक और 30 मई को फैसला सुनाया जाता है उम्र कैद का। लेकिन इस फैसले से ना ही अंकिता का परिवार खुश था, ना ही हमारा देश, कि कम से कम उन्हें फांसी की सजा तो सुना ही देनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद ये केस बंद कर दिया जाता है और सब बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि रिजॉर्ट भी तुड़वा दिया गया, ना ये पता चला कि वीआईपी कौन था, और सबसे बड़ी बात अंकिता की गलती क्या थी जो उसको मार दिया गया।
कुछ दिनों तक ये मामला ठंडा पड़ गया, बात खत्म थी, सज़ा भी सुना दी गई और कैमरे में यह देखा गया कि जब सज़ा सुनाई गई उम्र कैद की तो अंकित गुप्ता ऐसे बाई करते हुए हंसते हुए जा रहे हैं। वह खुश थे कि उन्हें बस उम्र कैद की सज़ा हुई है, वो 10-15 साल बाद छोड़ दिए जाएंगे। 29 दिसंबर 2025 ये केस वापस खुलता है एक महिला की पोस्ट से, जिसने ये बताया कि वह वीआईपी कौन थे। उन वीआईपी का नाम हम नहीं बता सकते, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन वापस से चालू हुई है, तो उनके लॉयर और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के खुद आगे आके उन्हें क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं। जब उनकी गलती नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन होने दें और चुप रहें। लेकिन नहीं, उन्हें बोलना है क्योंकि वह भी जानते हैं शायद कुछ तो बात है। इसके बाद जनता में भी काफ़ी आक्रोश फैल गया और वह प्रोटेस्ट पे उतर आए सड़कों पर, जिस कारण इतना प्रोटेस्ट बढ़ गया कि आज उत्तराखंड बंद है 11 जनवरी। माँ की उन वीआईपी का नाम आगे आए, उनको सज़ा मिले, अंकिता को भी न्याय मिले, उन तीनों को फांसी हो। हम सब यही चाहते हैं, पूरा देश यही चाहता है, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन हमारे देश में पता नहीं ये चीज़ कब तक चलने वाली है कि लोग होगा 10-15 साल केसेस खिंचेंगे, वो दौड़ते रहो, कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, लेकिन न्याय के लिए भीख मांगते रहना। बस यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। आगे जो भी होगा मैं ज़रूर अपडेट दूंगी। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी।